सिस्टम पर अफसोस होगा कि वो चाहे यूक्रेन हो या फिर बाकी जंग, अब तक वो फेल क्यों साबित हो रहा है। Suggest 5 areas for action. First, we urgently need to reinforce and reaffirm the 77-year-old norm against the use of nuclear weapons. This requires a steadfast commitment from all states parties. चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को बताना चाहता है कि युद्ध हुआ तो फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि अब वो एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन की शुरुआती धमकी तो फुस साबित हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे में शी जिनपिंग कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये उनके दुश्मन भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया जब परमाणु बम के ढेर पर बैठी हुई है और जब नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन को बहुत गुस्सा दिला दिया है, तब चीन से परमाणु बम को लेकर दुनिया के सामने एक और तस्वीर भी पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में चीन ने परमाणु बम को लेकर क्या कहा है। 共同安全理念推进核裁军事业，中国坚定走和平发展道路，始终坚持自卫防御的核战略，在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器。 ताइवान को लेकर चीन की धमकी जारी है और इसे लेकर पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा? हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? इसी पर अमेरिका के एक्सपर्ट आजकल अपनी रात काली कर रहे हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती हैं और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा, जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिला कर रख देंगे। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार ताइवान और जापान दोनों के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाला H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि चीन ने बक्सर, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, गोपालगंज और अब छपरा जिले अलग अलग, लेकिन मामला एक, शराब से मौत। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में एक बार फिर से शराब ने कहर बरपाया है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष।
छपरा में जहरीली शराब ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। सोनो भाता गांव में बुधवार की शाम कुछ लोगों ने चैन की नींद सोने के लिए शराब का सेवन किया। घर आए, बिस्तर पर लेट गए। यह नींद जो है उनकी आखिरी नींद साबित हुई। बुधवार से शुरू हुआ मौत का यह सिलसिला शुक्रवार तक जारी रहा। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई, 14 लोगों की आँख की रोशनी चली गई। 30 से अधिक लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है। छपरा से लेकर के पटना तक इलाज जारी है। ये चीख पुकार, ये चित्कार, ये मातम छपरा के मकेर के भाथा नोनिया टोली गांव में हाहाकार मचा है। हर तरफ रोने की आवाज है। अपनों के गम से बेहाल परिवार वाले कभी सिर पीट रहे हैं तो कभी छाती। बुधवार रात जहरीली शराब ने यहां जो मौत का तांडव खेला, उसने गांव की खुशियां छीन ली। हाँ, दवा शराब तो थोड़ा बहुत पहले से लोग लेते थे, लेकिन अब कल वाले जो वाला है जो उसमें पता नहीं जहर था क्या था, अभी तो हम लोग बता नहीं सकते। पीने के बाद जो बेचैनी हुआ सब लोग ले इधर हॉस्पिटल में लेके भागने लगे। अब वहीं से डेथ होना शुरू हो गया। अभी स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो जहरीली शराब का सेवन किए, जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब हुई और लगभग 9 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। कई का इलाजरत हैं कई लोग, और कहा जा रहा है कि पहले से भी लोग शराब का सेवन करते रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन के हमले पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि शराबबंदी पूरे बिहार में है और शराब माफियाओं पर लगातार नकेल कसी जा रही है, तो फिर ये जहरीली शराब कांड हुई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ये खेत में अपना मजदूरी करते हैं और कोई तो काम धंधा है नहीं। बस तो ये शराब का सेवन लगातार करते थे। अब उधर शराब तो होता है, खेत में मजदूरी करता है, थोड़ा बहुत ले लेता है, मजदूरी मेहनत का काम है। एक एक कर 10 से ज्यादा परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। पीछे रह गए अब अपने रो रहे हैं। कई परिवार अब भी अपनों की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। जिनके अपने अब भी अस्पताल में सांसों की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनों की जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। पता नहीं कल सांझ के गईनी दारू पी के आईनी, हमरा पता ना रहल। पटनो तक ले गल बानी, वहाँ से आके आपस में तब जाके गिरल बानी, सांझ के दारू पी ले बानी। वही पर हमरा कोई बा एक ले तो मानी ने मतारी उतारी कोई नहीं के यहाँ पर एक ले बानी। हम 3 गो बच्चा बाटे। कुलदेवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है, तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी, उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे जितने भी लोग बीमार थे उनका इलाज सदर अस्पताल में और PMCH में चल रहा है। उसमें से 9 लोग की डेथ हुई है और 2 व्यक्ति अलग जगह से मरने की सूचना प्राप्त हुई है। सुकांती देवी उस घड़ी को कोस रही हैं जब उनके पति शराब पीने गए थे। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पीड़ित भी पछता रहे हैं, लेकिन अब हो भी क्या सकता है सिवाय दुआओं के। मृतक के परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है। अस्पताल में भर्ती लोग भी शराब से यह हाल होने की बात कह रहे हैं। ये लोग शराब पिए थे तो अभी तो वहाँ पे इलाज भी, दवा है, पानी है, सब चला है वहाँ पे। थोड़ा देर बाद ये लोग पुलिस को सूचना मिला तो हॉस्पिटल भेजा PMCH में, तो 2 बजे रात में डेथ हो गए हमारे। इलाजरत देखिए, हम लोग भी इन्हीं लोग के आंकड़े के अनुसार से बता रहे हैं कि अभी तक फिलहाल 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक भेल्दी थाना क्षेत्र के युवक का बताया जा रहा है, बल्कि 8 जो है यहाँ के लोगों की बताई जा रही है। भाथा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है।
चारों तरफ महिलाएं चित्कार कर रही हैं। दरअसल गांव के दर्जनों लोगों ने एक साथ बुधवार रात देसी शराब पी थी। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अपने घर लौटते उससे पहले ही उनकी मौत की खबर आ गई। जहरीली शराब कांड में कमल महतो का भी निधन हुआ है और ये कमल महतो का मकान है। यहाँ पे लोग जो हैं वो पूरे तौर पे स्तब्ध हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कमल महतो ने शराब का सेवन क्यों किया, क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब जो बिक रही है वो जाहिर सी बात है कि वो जो शराब अवैध है, जहरीली भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इस कारण से कमल महतो का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कमल महतो के परिवार में 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी है और पत्नी है। वो यहीं काम करते थे, यहाँ मतलब वो यहाँ रहते थे, हम दिल्ली में काम करते थे। हमारा पूरा परिवार मजदूरी करते थे, मतलब वो यहीं मजदूरी करते थे। हाँ। तो क्या वो सेवन शराब का लगातार करते थे? हाँ करता था। मैं मना करता था तो नहीं मानता था, फोन पे भी करता था, आता था जब भी मना करता था, लेकिन नहीं मानता था। आज हमारे बीच नहीं। इस गांव में जहरीली शराब ने अब तक 14 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गांव वाले सहित प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा। घटना के बाद भाथा गांव में जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों ने कैंप कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा के भाथा गांव से अमित कुमार और संतोष कुमार की रिपोर्ट। बुधवार को छपरा के भाथा मठिया गांव में सावन के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन था। पूजा आयोजन के बाद गांव वालों ने जमकर शराब पी। शराब का सेवन करने के बाद गांव वाले एक एक कर अपने अपने घरों को लौट गए। इसके थोड़ी ही देर के बाद गांव वालों के बीमार होने की खबर सामने आने लगी। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। कुछ ही देर में जबकि इलाज का सिलसिला शुरू होना था, मौत की सूचना सामने आने लगी। सवाल यही है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, तब गांव में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पहुंच गई? चंदेश्वर महतो उम्र 60 वर्ष, झनी महतो उम्र 50 वर्ष, कमल महतो उम्र 45 वर्ष, ओमनाथ महतो उम्र 28 वर्ष, शकलदीप महतो उम्र 50 वर्ष, विश्वनाथ महतो उम्र 70 वर्ष, राजनाथ महतो उम्र 72 वर्ष, चंदेश्वर महतो उम्र 60 वर्ष, चंदन महतो उम्र 25 वर्ष, कामेश्वर महतो उम्र 40 वर्ष, लखन महतो उम्र 45 वर्ष। ये वो चेहरे हैं जो छपरा के भाथा मठिया गांव में जहरीली शराब का शिकार हुए। गांव में सार्वजनिक पूजा के बाद बुधवार शाम सबने बैठकर एक साथ शराब पी थी। उसके बाद एक एक कर सभी घर चले गए, लेकिन जैसे जैसे रात गहरानी शुरू हुई, लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले उन्हें लेकर सबसे पहले गांव के एक नीम हकीम के पास पहुंचे। चनेश्वर महतो की जब हालत बिगड़ने लगी तो फौरी तौर पे उन्हें उपचार के लिए यहीं पे रखा गया था। गांव के जो है कुछ लोग उनका उपचार कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे पेंटॉप जो दवा है वो लगाया गया, सलाइन भी चलाया गया, और फिर भी स्थिति में सुधार जब नहीं हुआ तो उन्हें पीएमसी ले जाया गया, जहाँ पे उनकी मौत जो है वो कल रात हो गई। उनकी पत्नी है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, ये बताइएगा कि चंद्रेश्वर जी लगातार शराब का सेवन करते थे? नहीं पिया तो छोड़ देले, पूजा चढ़ल तो ये पी लेलन दिने पर। मतलब जिस दिन घटना हुआ उस दिन पूजा था? हाँ,
गाड़ी पूजा सोमवार मंगल के पूजा रहे घर के पूजा, तब भोरे पहर जाके मैदान फिर गए तो जाके पी लेना। रामानंद मेरे हमके भी से ले रामानंद शराब बेचते हैं? हाँ जी। माँ जी? माँ जी। परिजनों और पीड़ितों के मुताबिक गांव में उस दिन पूजा थी। पूजा के बाद देसी शराब मंगवाई गई, यहीं से शराब पीने के लिए बांटी गई और फिर शराब जहर बनकर पीने वालों के जिस्म में उतरकर उनकी सांसें छीनने लगा। उल्टियां होने लगी, लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, आंखों से दिखना बंद होने लगा। हम लोग पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पे कल बुधवार की शाम में शायद कहीं लोग अपना दारू पी कर आयल था लो। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा भी तो लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग शराब पीकर घर काम से लौट रहे थे तो शराब वराब हम लोग पिए हुए हैं और रात में कुछ बेचैनी शरीर में बढ़ी। उसके मजदूरी क्या काम करते हैं लोग, क्या करते हैं? और मजदूरी करते हैं, जो भी लोग हैं सब लोग मजदूर हैं, अपने मजदूरी दैनिक मजदूरी करके ही अपना जीवन गुजर बसर करते हैं लोग। और वो लोग बताया कि शरीर में बेचैनी हुई, कुछ लोग बताया कि मुझे उल्टी भी हुई, बहुत सारे लोग बोले कि आंख से रोशनी जाने लगी। और धीरे धीरे 10 बजे के बाद जो है इसकी प्रक्रिया जो है लगभग 12 घंटे बीतने के बाद शरीर में इसका असर जो है काफी तेजी से होने लगा। लोग जो है अब छटपटाने लगे, अपने बाल बच्चे परिवार से बताने लगे। अब ये लोग आनंद फानंद में आसपास के लोगों को बताएं, जनप्रतिनिधि को बताएं। और यहाँ जनप्रतिनिधि जो भी हैं या इस स्थानीय पंचायत के मुखिया उनके द्वारा, बगल के मुखिया उनके द्वारा एम्बुलेंस मंगा के लोगों को भेजने का प्रक्रिया शुरू की गई। और उसी तरह में दर पर दर जो है लगातार लोगों की स्थिति जो है बिगड़ती चली गई। और ऐसा हुआ कि जैसे ही यहाँ से अभी कुछ लोग जाना ही बाकी थे तब तक उधर से मौत होने की सिलसिला रिटर्निंग आने लगे। घटना की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। अगले ही दिन स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर गांव के लोगों का इलाज किया। गंभीर हालत वाले मरीजों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल के अलावा पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस गांव में कौन है जहरीली शराब का सौदागर जिसने चंद रुपयों के बदले बोतल में बंद मौत बेची। है कि जो शराब का बिक्री कर रहे हैं वो लोग कौन है, क्या उनकी पहचान आप लोगों ने की है, प्रशासन ने पहचान किया है? उनका नाम बताइए। पहचान ऐसे यहाँ है, एक दारू का दुकान है जो बेचता है। हम पीते तो नहीं है, हम नहीं पीते, हमें तो। लेकिन यही पास में बेचता है? हाँ, पास में। इसकी जानकारी आप लोगों ने दी थी कभी? नहीं, कभी शायद नहीं दिया। लोग गांव के एक बार 2 बार भेल्दी में दिया था लेकिन वो शायद नहीं की कार्रवाई नहीं हुआ। कृष्णा महतो हैं, ये बता रहे हैं कि गांव के लोगों ने इसकी जानकारी भी दी कि कुछ लोग जो है वो लगातार शराब का निर्माण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और गांव का एक बड़ा तबका जो है युवाओं का, बुजुर्गों का, वो लगातार शराब का सेवन कर रहा है। और इसकी जानकारी जब प्रशासन को दी गई तो प्रशासन समय रहते एक्शन में नहीं आई और इस वजह से ये घटना जो है वो सामने हुई है। जिन 14 लोगों की आंखों की रोशनी गई है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो जहरीली शराब पी रहे हैं। वो हर रोज पीते थे मगर बीमार नहीं पड़े थे। सवाल उठता है कि जब बिहार में पिछले 6 सालों से पूर्ण शराबबंदी लागू है तो गांव में इतने बड़े पैमाने पर शराब कहां से आई और कैसे आई। गांव वालों को उस दाना का नाम भी पता है लेकिन खौफ ऐसा कि नाम लेने से पहले कई बार सोच रहे हैं। रामानंद माझी, लाल शाह, मुना शाह, ये वेंडर है शराब बेचने वाला। और वही पहुंचाते हैं डीलर के पास, जो बेचते हैं ना उन सब के पास वही पहुंचाते हैं। डीलरशिप भी ले रखा है इन लोगों ने। उन सब में है, वही वेंडर है। गांव कौन सी है? वहाँ पे आता है, वहाँ से सप्लाई। मठिया बोलता है उधर, वही टिटरा मठिया बोलता है। इधर पूरे छपरा बोलता है, पूरा से नहीं, किशनपुर में उधर है उनका घर, लाल शाह का। जो अपने बजरंग वाली है ना उसका सामने वो घर बना है। वो सूचना मिला, वो लोग तो भाग गया कि अब प्रशासन आने वाली है, भाग गया वो लोग। तो ये लगातार ये लोग शराब बेच रहे हैं यहाँ पे? जी सर, और 2 आमदी था तो पकड़ा गया था, 2-3 महीना था, फिर आया, फिर वही काम चालू किया। मतलब प्रशासन कार्रवाई की थी 2-3 महीना पहले? जी सर, उसमें प्रशासन का भी गलती है। क्या? जब पकड़ाएगा तो पैसा उसा दे देगा, छोड़ देगा वो।
तो आम आदमी क्या करेगा सर? आप लोग लगातार सूचना देते हैं, सूचना देते पकड़ते हैं फिर छोड़ देखिए देते सर, पैसा लेके। सूचना देने वाले हम दे देंगे, लेकिन हमारे ऊपर वो आएगा जेल से, हम हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा, हमारा भी जान का भी खतरा होगा। हम बता रहे हैं जैसे आपको, अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई वो करेगा, कोई ठीक नहीं, हमको भी जान से मार सकता है। हैरानी की बात है कि पुलिस प्रशासन को खबर देने के बावजूद अब तक कार्रवाई के नाम पर हुआ कुछ भी नहीं। उल्टे कई लोगों की जान चली गई और जो अपने हैं वो अब शराब सिंडिकेट के डर के साये में जी रहे हैं। छपरा के मकेर थाना स्थित सोना भाथा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। महिलाएं चित्कार लगा रही हैं, युवाओं में गुस्सा है, जबकि बुजुर्ग प्रशासन को कोस रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव के बगल के रहने वाले कुछ युवा शराब के सिंडिकेट में शामिल हैं और घर घर जाकर शराब की डिलीवरी करते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा नाम रामानंद मांझी नाम के शख्स का सामने आया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के प्रशासन के प्रति सबसे ज्यादा गुस्सा है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रैटेजी हो। ये है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर और DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्ट्रेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका ने भी अपने स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा करा के ये बता दिया है कि उसके हाथ भी कमजोर नहीं है और इसी में चीन के लिए युद्ध वाली वार्निंग छुपी हुई है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र की गिड़गिड़ाती हुई अपील भी देखिए। आपको दुनिया के इस सिस्टम पर अफसोस होगा कि वो चाहे यूक्रेन हो या फिर बाकी जंग, अब तक वो फेल क्यों साबित हो रहा है। Suggest 5 areas for action. First, we urgently need to reinforce and reaffirm the 77-year-old norm against the use of nuclear weapons. This requires a steadfast commitment from all states parties. चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को बताना चाहता है कि युद्ध हुआ तो फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि अब वो एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन की शुरुआती धमकी तो फुस साबित हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे में शी जिनपिंग कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये उनके दुश्मन भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया जब परमाणु बम के ढेर पर बैठी हुई है और जब नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन को बहुत गुस्सा दिला दिया है, तब चीन से परमाणु बम को लेकर दुनिया के सामने एक और तस्वीर भी पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में चीन ने परमाणु बम को लेकर क्या कहा है। 是共同安全理念，推进核裁军事业。中国坚定走和平发展道路，始终坚持自卫防御的核战略，在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器。 ताइवान को लेकर चीन की धमकी जारी है और इसे लेकर पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा?
हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? इसी पर अमेरिका के एक्सपर्ट आजकल अपनी रात काली कर रहे हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती हैं और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा, जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिला कर रख देंगे। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार ताइवान और जापान दोनों के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाला H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रैटेजी हो। ये है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर और DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्ट्रेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका ने भी अपने स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा करा के ये बता दिया है कि उसके हाथ भी कमजोर नहीं है और इसी में चीन के लिए युद्ध वाली वार्निंग छुपी हुई है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र की गिड़गिड़ाती हुई अपील भी देखिए। आपको दुनिया के इस सिस्टम पर अफसोस होगा कि वो चाहे यूक्रेन हो या फिर बाकी जंग, अब तक वो फेल क्यों साबित हो रहा है। Suggest 5 areas for action. First, we urgently need to reinforce and reaffirm the 77-year-old norm against the use of nuclear weapons. This requires a steadfast commitment from all states parties. चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को बताना चाहता है कि युद्ध हुआ तो फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि अब वो एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन की शुरुआती धमकी तो फुस साबित हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे में शी जिनपिंग कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये उनके दुश्मन भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया जब परमाणु बम के ढेर पर बैठी हुई है और जब नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन को बहुत गुस्सा दिला दिया है, तब चीन से परमाणु बम को लेकर दुनिया के सामने एक और तस्वीर भी पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में चीन ने परमाणु बम को लेकर क्या कहा है। 是共同安全理念，推进核裁军事业。中国坚定走和平发展道路，始终坚持自卫防御的核战略。在任何时候，
和任何情况下都不首先使用核武器。 ताइवान को लेकर चीन की धमकी जारी है और इसे लेकर पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा? हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? इसी पर अमेरिका के एक्सपर्ट आजकल अपनी रात काली कर रहे हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती हैं और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा, जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिला कर रख देंगे। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार ताइवान और जापान दोनों के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाला H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रैटेजी हो। ये है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर और DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा